नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लखनऊ से एक सकारात्मक और प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां स्केटिंग खिलाड़ियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिष्टाचार भेंट की। जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में 2 दर्जन से अधिक स्केटिंग खिलाड़ी योगी आदित्यनाथ से उनके 5 कालिदास मार्ग स्थित आवास पर मिले। इस दौरान बच्चों ने जानेश्वर मिश्रा पार्क में बनाए गए आधुनिक स्केटिंग ग्राउंड के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। खिलाड़ियों ने बताया कि पहले उन्हें जर्जर सड़कों पर अभ्यास करना पड़ता था, जिससे चोट लगने का खतरा बना रहता था, लेकिन अब 200 मीटर लंबे आधुनिक स्केटिंग ट्रैक के बनने से उन्हें सुरक्षित और बेहतर प्रशिक्षण मिल सकेगा। यह स्केटिंग ट्रैक करीब 45 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है। वहीं पार्क में करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से अन्य खेल सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने बच्चों से बातचीत करते हुए उन्हें निरंतर अभ्यास करने और अपने उज्जवल भविष्य के लिए मेहनत करने की प्रेरणा दी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज श्रमिक दिवस के अवसर पर मैं अपने सभी श्रमिक भाइयों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपने इस देश की तरक्की में जो योगदान दिया है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए कल मैंने सरकार के समक्ष आप लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास के लिए बेहतरीन सुविधाएं आपको इस प्रदेश में उपलब्ध हो सकें, उसके लिए सरकार को संज्ञानित करते हुए निवेदन किया है कि जिन लोगों ने अपना खून पसीना बहाकर मेरे जनपद गौतम बुद्ध नगर और आसपास के ज़िलों में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा माहौल खड़ा किया है जिससे यह प्रदेश आर्थिक तरक्की के पथ पर अग्रसर हुआ है, तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि उसमें मेरे श्रमिक भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास ऐसी मूलभूत सुविधाएं जो हमें श्रमिक भाइयों को उपलब्ध करानी ही चाहिए, और मुझे पूरी उम्मीद है मेरे प्रस्ताव पर सरकार शीघ्र निर्णय लेगी और आने वाले दिनों में श्रमिक भाइयों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई जाएंगी। धन्यवाद। रुक करेंगे बड़ी खबर का। नरेला में एंटी नारकोटिक्स की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। महिला ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। तो तस्कर से 179 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। ड्रग्स की अनुमानित कीमत 1.25 करोड़ बताई जा रही है। तो ड्रग्स नेटवर्क खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। तो दिल्ली के आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट से बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है, जहां एंटी नारकोटिक्स टीम ने एक महिला ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। तो पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई नरेला के सेक्टर A6 इलाके में की गई, जहां लंबे समय से ड्रग सप्लाई की सूचना मिल रही थी। सूचना के आधार पर टीम ने जाल बिछाया और महिला आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तो तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 179 ग्राम हाई क्वालिटी हेरोइन, जिसे स्मैक भी कहा जाता है, बरामद की गई। बरामद नशीले पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी काफी समय से इस अवैध धंधे में सक्रिय थी और इलाके में ड्रग सप्लाई का नेटवर्क चला रही थी। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। चुनाव के बाद बंगाल में सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। 15 बूथों पर दोबारा से मतदान जारी है। मगराहाट और डायमंड हार्बर में मतदान शुरू हो गया है। ईवीएम गड़बड़ी की शिकायतों पर संज्ञान लिया गया। निष्पक्ष चुनाव के लिए पुनर्मतदान कराया जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल में 2 चरणों की वोटिंग पूरी होने के बाद राजनीतिक माहौल काफी गर्मा गया है। सभी प्रमुख दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, जिससे चुनावी मुकाबला और रोमांचक हो गया है। इस बीच कई इलाकों में गड़बड़ी की शिकायतों ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनाव आयोग ने साउथ परगना जिले की मगराहाट वेस्ट और डायमंड हार्बर सीटों के लिए 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराने का आदेश दिया है। आयोग का यह कदम चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। मगराहाट वेस्ट के 11 और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर आज फिर से मतदान कराया जा रहा है। यह मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग करवाने के लिए किया जा रहा है। और आपको बता दें कि चुनाव आयोग को कुल 77 पोलिंग सेंटर्स पर रीपोल की मांग मिली थी। शिकायतों में ईवीएम से छेड़छाड़ और तकनीकी खराबी जैसे गंभीर आरोप शामिल थे, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इलेक्शन ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट का विश्लेषण करने के बाद आयोग ने केवल 15 बूथों पर दोबारा मतदान कराने का निर्णय लिया, ताकि चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनी रहे। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ईरान को किसी भी हाल में न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करने दिया जा सकता।
ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आए तो वो सबसे पहले इजराइल को निशाना बना सकता है। इसके अलावा पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ने का खतरा भी जताया गया। उन्होंने आगे कहा कि यह खतरा सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि यूरोप और अंततः अमेरिका तक भी पहुंच सकता है। तो ट्रंप के मुताबिक ऐसा परिदृश्य वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती होगा। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के पास बड़ी संख्या में जहाज हैं जिनमें से कई समुद्र की गहराई में तैनात हैं। उन्होंने इसे ईरान की सैन्य क्षमता का संकेत बताते हुए सतर्क रहने की जरूरत पर जोर दिया। इस बयान के जरिए ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चेताया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कड़ी निगरानी और सख्त कदम जरूरी है ताकि भविष्य में किसी बड़े खतरे को रोका जा सके। I was saying, somebody said, so you don't really have to do it. You can call up and probably do it. I said, are you kidding me? Can you imagine? This is a crowd where I know so many killers, very successful people. Some are nice, some are horrendous people, but I like the nice ones and the horrendous ones also. We have some really killers. I'm looking out there. Oh, these people, I've had to deal with them my whole life. They are brutal, but you get friendly with brutal people too. I'm dealing with some quite brutal people right now in the lovely country of Iran. I was saying, तो राजधानी दिल्ली में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई अब और तेज होती नजर आ रही है। प्रशासन ने साफ संकेत दिया है कि शहर को स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाने के लिए सख्ती लगातार जारी रहेगी। डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनिका पंत ने शादरा साउथ जोन के आनंद विहार वार्ड में स्थित डीडीए मार्केट कड़कड़डूमा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर हालातों का जायजा लिया और अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश भी दिए। तो निरीक्षण के दौरान कई जगहों पर अवैध कब्जे पाए गए जिन्हें तुरंत हटाया गया। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि ऐसी गतिविधियों पर बिना देरी के सख्त कदम उठाए जाएं। डिप्टी मेयर ने स्पष्ट कहा कि अतिक्रमण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि लापरवाही मिलने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अभियान जारी रखने की बात कही है। साथ ही नियमित मॉनिटरिंग, साफ सफाई और व्यवस्था बनाए रखने के सख्त निर्देश भी दिए हैं ताकि दिल्ली को अतिक्रमण मुक्त बनाया जा सके। वहीं नोएडा की डीएम मेधा रूपम ने मजदूर दिवस के मौके पर श्रमिकों के हित में कई अहम घोषणाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रही है और कई नई सुविधाएं शुरू की जा रही हैं। डीएम ने बताया कि ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में एक नया ईएसआईसी अस्पताल शुरू किया जा रहा है जिससे श्रमिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी और उन्हें इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ ही जेवर क्षेत्र में एक नया सीएम कंपोजिट स्कूल खोला जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य श्रमिकों के बच्चों को बेहतर शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। डीएम मेधा रूपम ने कहा कि जिले के करीब 67 निजी अस्पतालों में श्रमिक भाइयों और बहनों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई है। ये सुविधा सिर्फ एक दिन की नहीं बल्कि आने वाले कुछ दिनों तक जारी रहेगी। उन्होंने श्रमिकों से अपील की कि वो आगे आएँ और इन सुविधाओं का पूरा लाभ उठाएं। प्रशासन का लक्ष्य है कि हर जरूरतमंद तक ये सेवाएं पहुंचे और उन्हें बेहतर जीवन स्तर मिल सके। जी ने बहुत चिंता करी है श्रमिकों की और आज के कार्यक्रम में कई सारी इनॉग्रेशंस हुए हैं, कई सारे शिलान्यास हुए हैं। जैसे ईएसआईसी हॉस्पिटल एक नया ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में आ रहा है, सीएम कंपोजिट स्कूल जेवर क्षेत्र में आ रहा है। तो हर तरह से श्रमिकों के लिए चिंतन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। इसके साथ जिले भर में भी सभी ने एक परिवार के रूप में बहुत प्रयास किया है, बहुत प्रयत्न किया है। आज लगभग 67 निजी अस्पताल निःशुल्क ट्रीटमेंट रखेंगे सभी श्रमिक भाइयों और बहनों के लिए। इसके साथ साथ 134 हमारे सरकारी अस्पताल एवं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में भी निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। इसके अंदर इंक्लूडेड है 25 ऐसे कैंप्स जो कि श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र में हैं। वहां पर इन कैंप्स में अलग अलग वैन्स भी उपस्थित रहेंगी। ये वैन स्टेट ऑफ आर्ट है, जैसे कि अगर डेंटल की कोई सर्जरी होनी है वो सर्जरी भी इस वैन में हो सकती है। इस प्रकार की स्टेट ऑफ आर्ट जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं वो सभी श्रमिक भाइयों और बहनों के लिए उपलब्ध रहेंगी। आगे कई दिनों तक ये सभी सुविधाएं हमारे श्रमिक भाइयों और बहनों के लिए रहेंगी। सभी से मेरा अनुरोध है आप लोग आगे आएँ, इन सुविधाओं का लाभ लें। इसके साथ साथ बैंकिंग सेक्टर भी आगे आया है। जितना हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस की स्कीम्स है उसके बारे में एवं फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए सभी जगह कैंप्स लगेंगे। इसके साथ साथ जो श्रमिक भाइयों और बहनों के बच्चे हैं उनके लिए एडमिशन्स के लिए भी कई कैंप लगेंगे। तो एक विस्तृत योजना आगे के कई दिनों में हमारी प्लान्ड आउट है। जी ने
वहीं नोएडा से एक खबर सामने आ रही है जहां प्राधिकरण की अहम बोर्ड बैठक शनिवार को आयोजित होने जा रही है। नोएडा अथॉरिटी की इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2026 और 2027 के बजट पर मुहर लगाई जाएगी, जिसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बताया जा रहा है कि बैठक में 20 से अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इनमें सबसे अहम प्रस्ताव पेयजल बिल बकायेदारों के लिए वन टाइम सेटलमेंट यानी OTS योजना से जुड़ा हो सकता है। इसके साथ ही फ्लैट बकायेदारों के लिए भी OTS योजना लाने पर विचार किया जा रहा है। बैठक में किसानों और आवंटियों के हितों से जुड़े कई अहम मुद्दे भी शामिल होंगे, जिन पर निर्णय लिया जा सकता है। इसके अलावा उद्योग, जमीन खरीद और विकास परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भी बोर्ड के सामने पेश की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इस बार बजट का बड़ा हिस्सा जमीन खरीद और विकास कार्यों पर खर्च किए जाने की संभावना है। कुल मिलाकर यह बैठक शहर के विकास और नीतिगत फैसलों के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। वहीं मुजफ्फरनगर में हत्या के एक मामले की जांच के दौरान पुलिस को ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। मामला चरथावल कोतवाली क्षेत्र के नगला राई गांव का है, जहां 7 दिन पहले एक 55 वर्षीय चौकीदार की स्कूल में हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के खुलासे के लिए पुलिस लगातार जांच में जुटी है और CCTV कैमरों की कैद में संदिग्ध वाहनों की पहचान भी की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस टीम एक संदिग्ध व्यक्ति अब्दुल समद को पूछताछ के लिए थाने लेकर जा रही थी, लेकिन जैसे ही ये बात गांव में फैली, ग्रामीणों और परिजनों ने पुलिस का विरोध शुरू कर दिया और मौके पर तनाव का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि भारतीय किसान यूनियन यानी इस मामले में अपने कार्यकर्ता को पकड़े जाने पर धरना देने का ऐलान करती हुई नजर आई, जिससे स्थिति और संवेदनशील हो गई। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने की कोशिश की और हालातों को नियंत्रित किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और हत्या के खुलासे के लिए साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। उधर शामली जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ही नंबर प्लेट पर 2 गाड़ियां चलती मिली, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। थाना भवन क्षेत्र में पहले 2 बाइकों पर एक ही नंबर मिलने का मामला सामने आया था और अब 2 होंडाई वेन्यू कारों पर एक ही नंबर प्लेट मिलने से कई सवाल खड़े हो गए। जानकारी के मुताबिक सोहजनी गांव का एक युवक किसी काम से थाना भवन आया हुआ था। इसी दौरान उसकी नज़र अपनी ही गाड़ी के नंबर वाली दूसरी वेन्यू कार पर पड़ी। संदेह होने पर युवक ने उस कार को रुकवाकर चालक से पूछताछ की। पूछताछ में सामने आया कि चालक भैसानी इस्लामपुर गांव का रहने वाला है, लेकिन इस बीच मौका देखकर चालक अपनी कार लेकर फरार हो गया। घटना के बाद पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और मामले का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी एक पोस्ट शेयर की गई है, जिसके बाद मामला तेजी से सुर्खियों में आ गया। कादरगढ़ चौकी इंचार्ज अजय कुमार के अनुसार पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक ही नंबर प्लेट पर 2 वाहनों का चलना बेहद गंभीर मामला है। अगर इस नंबर से पहले कोई आपराधिक घटना हुई है तो उसकी भी जांच जरूरी है, ताकि किसी निर्दोष को परेशानी न हो। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच में जुटी है और जल्द ही इस रहस्य से पर्दा उठाने की उम्मीद है। वहीं शामली के जलालाबाद स्थित जैन समाज के प्रमुख आस्था केंद्र से एक धार्मिक और सामाजिक महत्व की खबर सामने आई है। श्री पार्श्वनाथ अतिशय केशतरा में आज चाणक्य वार्ता के संपादक और इंटरनेशनल दिव्य परिवार सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अमित जैन पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान पार्श्वनाथ सहित सभी तीर्थकारों के दर्शन कर विश्व शांति की प्रार्थना की। करीब 25 वर्षों बाद जलालाबाद पहुंचे डॉक्टर अमित जैन ने क्षेत्र के विकास और व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। इस अवसर पर जैन समाज के महामंत्री सुशील जैन ने उनका सपरिवार स्वागत करते हुए क्षेत्र की गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यहाँ यात्री निवास, भोजनशाला और औषधालय जैसी सुविधाएं सुव्यवस्थित तरीके से संचालित हो रही हैं, जिससे देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को काफ़ी सुविधा मिलती है। इस दौरान डॉक्टर अमित जैन ने जैन समाज के समाज सेवी दर्शन लाल जैन को भी याद किया और उनसे जुड़ी पुरानी यादों को साझा किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार रणवीर सैनी, श्रीमती सोनम जैन और श्रेया जैन सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कुल मिलाकर ये कार्यक्रम धार्मिक आस्था, सामाजिक एकता और सेवा भावना का प्रतीक बनकर सामने आया। वहीं गाजियाबाद में एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। थाना कोतवाली क्षेत्र के केला भट्टा इलाके में 2 पक्षों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मामला पथराव तक पहुंच गया। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि राहगीर भी इस पथराव की चपेट में आ गए और भगदड़ जैसा माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालातों को नियंत्रित करने में जुट गई। इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले से जुड़े करीब 10 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल इलाके में पुलिस बल तैनात है और स्थिति पर नजर भी रखी जा रही है।
कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत थाना कोतवाली क्षेत्र में कैला भट्टा नामक स्थान पे शाम को 7:30 बजे के लगभग दो पक्षों में रोड पर चलने को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। दोनों पक्षों से फिर आपस में मारपीट हुई और कुछ युवकों के द्वारा पथराव किया गया। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया गया तथा कुछ व्यक्ति जो घायल थे उनको अस्पताल पहुंचाया गया है। अभी तक इस प्रकरण में 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मौके पर सामान्य रूप से शांति बनी हुई है। प्रकरण में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत थाना कोतवाली क्षेत्र में कैला भट्टा नामक वहीं गाजियाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में हत्या का आरोपी घायल हो गया। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में बेहटा पुलिया के पास पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि हत्या के मामले में वांछित आरोपी अपने साथी के साथ आने वाला है। पुलिस ने संदिग्धों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाश भागने लगे। पीछा करने पर एक आरोपी गिर गया और खुद को घिरता देख उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गोली मारकर काबू कर लिया। गोली आरोपी के पैर में लगी, जिसके बाद उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान आनंद कुमार के रूप में हुई है, जिसने पूछताछ में 29 अप्रैल को अपने साथी के साथ मिलकर रमेश शर्मा की हत्या करने की बात कबूल की है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस और कारतूस भी बरामद किए हैं। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, जबकि उसके साथी की तलाश अब भी जारी है। वहीं मुजफ्फरनगर से एक बेहद गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है, जिसने पारिवारिक रिश्तों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नगर कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची ने अपने ही परिवार के 2 सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के मुताबिक उसके चाचा ने उसके साथ गलत व्यवहार किया। जब उसने इसका विरोध किया तो उसके पिता पर भी अनुचित कृत्य करने का आरोप लगा। बताया जा रहा है कि बच्ची लंबे समय तक डर और दबाव में रही, लेकिन बाद में उसने हिम्मत जुटाकर अपनी मामी को पूरी बात बताई। इसके बाद मामी के साथ पीड़िता थाने पहुंची, जहां पुलिस को शिकायत दी गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पिता और चाचा दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पीड़िता को आवश्यक सुरक्षा और सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। थाना कोतवाली नगर पुलिस जनपद मुजफ्फरनगर के सामने एक बच्ची आई 14 जिसकी उम्र 14 साल थी। उसने ये आरोप लगाया कि उसके पिता और उसके चाचा ने कुछ महीनों के अंतराल में उसके साथ रिपीटेडली रेप किया, दुष्कर्म किया। ये सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया गया BNS और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में, और उस पिता को और चाचा को गिरफ्तार किया जा चुका है। उस बच्ची के बयान किए जा रहे हैं और साथ ही आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो सोतेला फंसा पिता है सगा बाप का? अभी तक जितना पता चला है जांच के आधार वो उसका सगा बाप। वहीं मंसूरी थाना क्षेत्र के कस्बा चौकी इलाके में पीली कोठी के सामने एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। बारिश के चलते सड़क पर जलभराव होने से हालात खतरनाक बने हुए थे। बताया जा रहा है कि बाइक सवार युवक सड़क पर भरे पानी से बचने के लिए अपनी गाड़ी को मोड़ रहा था, तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक ने उसे कुचल दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार ट्रक की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा थी, जिससे युवक को संभलने या बचने का कोई मौका नहीं मिला। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालातों को काबू में किया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और हादसे के कारणों की जाँच की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।